चैप्टर 6। 1906 के वसंत में मैं एक छोटी छुट्टी के लिए अटलांटिक सिटी में था। मैं स्टॉक से बाहर था और केवल हवा बदलने और एक अच्छा आराम करने के बारे में सोच रहा था। वैसे मैं अपने पहले दलालों हॉर्डिंग ब्रदर्स के पास वापस गया था और मेरा खाता काफी एक्टिव हो गया था। मैं 3 या 4 हजार शेयर स्विंग कर सकता था। जब मैं बमुश्किल 20 वर्ष का था तब मैंने पुराने कॉस्मोपॉलिटन दुकान में जितना किया था उससे कहीं अधिक नहीं था, लेकिन बकेट शॉप में मेरे 1 पॉइंट मार्जिन और दलालों द्वारा आवश्यक मार्जिन के बीच कुछ अंतर था, जिन्होंने वास्तव में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मेरे खाते के लिए स्टॉक खरीदा या बेचा। आपको वो कहानी याद होगी जो मैंने आपको उस समय के बारे में बताई थी जब मैं कॉस्मोपॉलिटन में 3500 चीनी कम था और मुझे लगा कि कुछ गलत था और मैं ट्रेड को बेहतर तरीके से बंद कर दूं। खैर, मुझे अक्सर वो जिज्ञासु फीलिंग हुई है। एक नियम के रूप में मैं इसके लिए झुकता हूं, लेकिन कई बार मैंने इस विचार को गलत ठहराया है और खुद से कहा है कि अपनी स्थिति को उलटने के लिए इन अचानक अंधे इम्पल्सेस में से किसी का पालन करना बस आसानी था। मैंने अपने कुबर को बहुत अधिक सिगार या अपर्याप्त नींद या एक खराब जिगर या उस तरह की किसी चीज के परिणामस्वरूप नसों की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जब मैंने अपने आवेग की डिसरिगार्डिंग करने के लिए खुद को तर्क दिया है और थपथपाया है तो मेरे पास हमेशा इसके लिए खेद का कारण रहा है। मेरे साथ 1 दर्जन उदाहरण होते हैं जब मैं कुबर के अनुसार नहीं बेचता और अगले दिन मैं शहर जाता और बाजार मजबूत होता या शायद आगे भी बढ़ता, और मैं खुद को बताता कि यह कितना मूर्खतापूर्ण होता बेचने के लिए अंधा इम्पल्स। लेकिन अगले दिन काफी खराब गिरावट होगी, कहीं कुछ टूट गया था और मैं इतना बुद्धिमान और तार्किक न होकर पैसा कमाता। कारण स्पष्ट रूप से शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। मैं आपको उनमें से केवल एक के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरे लिए क्या किया। यह तब हुआ जब 1906 के वसंत में मैं अटलांटिक सिटी में उस छोटी सी छुट्टी पर था। मेरे साथ मेरा एक मित्र था जो हॉर्डिंग ब्रदर्स का ग्राहक भी था। मुझे बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने आराम का आनंद ले रहा था। मैं हमेशा खेलने के लिए ट्रेडिंग छोड़ सकता हूं, जब तक कि निश्चित रूप से यह एक असाधारण एक्टिव बाजार नहीं है जिसमें मेरी कमिटमेंट्स भारी हैं। यह एक बैल बाजार था। जैसा कि मुझे याद है, परिदृश्य सामान्य बिजनेस के लिए अनुकूल था और शेयर बाजार धीमा हो गया था, लेकिन स्वर दृढ़ था और सभी संकेत उच्च कीमतों की ओर इशारा करते थे। एक सुबह जब हमने नाश्ता किया और न्यूयॉर्क के सभी सुबह के अखबारों को पढ़ना समाप्त कर दिया और समुद्री चील को क्लैम उठाते और उनके साथ हवा में 20 फीट ऊपर उड़ते हुए और उन्हें खोलने के लिए कठोर गीली रेत पर गिराते हुए देखकर थक गए थे। उनके नाश्ते के लिए मैंने और मेरे दोस्त ने बोर्डवॉक शुरू किया। वो सबसे रोमांचक काम था जो हमने दिन में किया था। अभी दोपहर नहीं हुई थी और हम धीरे धीरे समय को खत्म करने और नमक की हवा में सांस लेने के लिए ऊपर चले गए। हॉर्डिंग ब्रदर्स का बोर्डवॉक पर एक शाखा ऑफिस था और हम हर सुबह आते थे और देखते थे कि वे कैसे खुलते हैं। यह किसी भी चीज की तुलना में आदत का अधिक बल था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। हमने पाया कि बाजार मजबूत और एक्टिव था। मेरा दोस्त, जो काफी बुलिश था, एक मॉडरेट लाइन लेकर चल रहा था, जो कई पॉइंट नीचे खरीदा गया था। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि बहुत अधिक कीमतों के लिए स्टॉक रखना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी वाली बात थी। मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था कि उसके साथ सहमत होने के लिए परेशानी उठा सकूं। मैं क्वोटेशन बोर्ड को देख रहा था, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जब तक मैं यूनियन पैसिफिक में नहीं आया। तब तक वे ज्यादातर अग्रिम थे। मुझे लगा कि मुझे इसे बेच देना चाहिए। मैं आपको और नहीं बता सकता, मुझे बस इसे बेचने का मन कर रहा था। मैंने खुद से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों महसूस करना चाहिए।
और मुझे यूपी से कम होने का कोई कारण नहीं मिला। मैं बोर्ड पर आखिरी कीमत पर तब तक देखता रहा जब तक कि मैं उस मामले के लिए कोई आंकड़ा या कोई बोर्ड या कुछ और नहीं देख सका। मैं केवल इतना जानता था कि मैं यूनियन पैसिफिक को बेचना चाहता था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों चाहता था। मैं क्वीर लग रहा था क्योंकि मेरे साथ खड़े मेरे दोस्त ने अचानक मुझे धक्का दिया और पूछा, अरे क्या बात है? मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। सोने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने कहा, मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो करने जा रहा हूँ वो उस स्टॉक को बेचना है। मैंने हमेशा अपने कुबर का पीछा करते हुए पैसा कमाया था। मैं एक टेबल पर गया जहाँ कुछ खाली ऑर्डर पैड थे। मेरे दोस्त ने मेरा पीछा किया। मैंने बाजार में 1000 यूनियन पैसिफिक को बेचने का आदेश लिखा और मैनेजर को सौंप दिया। जब मैंने इसे लिखा और जब उसने इसे लिया तो वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने आदेश पढ़ा तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। क्या यह सही है? उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने बस उसकी तरफ देखा और वो इसे ऑपरेटर के पास ले गया। आप क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त से पूछा। मैं इसे बेच रहा हूँ, मैंने उससे कहा। क्या बेच रहा हूँ? वो मुझ पर चिल्लाया। अगर वो बैल होता तो मैं बैर कैसे होता? कुछ गलत था। 1000 यूपी, मैंने कहा। क्यों? उसने बड़े उत्साह से मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया, मतलब मेरे पास कोई कारण नहीं था, लेकिन उसने सोचा होगा कि मुझे एक टिप मिल जाएगी, क्योंकि उसने मुझे बाह से पकड़ लिया और मुझे बाहर हॉल में ले गया, जहां हम अन्य ग्राहकों की साइट और सुनवाई से बाहर हो सकते थे और कुर्सी वॉर्म रगड़ सकते थे। तुमने क्या सुना? उसने मुझसे पूछा। वो काफी उत्साहित थे। यूपी उसके पालतू जानवरों में से एक था और वो इसकी कमाई और इसकी संभावनाओं के कारण इस पर बुलिश था, लेकिन वो दूसरी ओर बैर की नोक लेने को तैयार था। कुछ भी तो नहीं, मैंने कहा। तुमने नहीं किया? उसे संदेह हुआ और उसने इसे स्पष्ट रूप से दिखाया। मैंने एक बात नहीं सुनी। तो फिर आग की लपटों में क्यों बेच रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने उससे कहा। मैंने सुसमाचार सत्य बोला। ओह, पाराओ, लैरी, उन्होंने कहा। वो जानता था कि यह जानना मेरी आदत है कि मैंने ट्रेडेड क्यों किया। मैंने यूनियन पैसिफिक के 1000 शेयर बेचे थे। मेरे पास मजबूत बाजार के सामने इतना स्टॉक बेचने का एक बहुत अच्छा कारण होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने दोहराया। मुझे बस लगता है कि कुछ होने वाला है। क्या होने जा रहा है? मुझे नहीं पता। मैं आपको कोई कारण नहीं बता सकता। मुझे केवल इतना पता है कि मैं उस स्टॉक को बेचना चाहता हूँ, और मैं उन्हें 1 और 1000 देने जा रहा हूँ। मैं वापस ऑफिस में चला गया और दूसरा 1000 बेचने का आदेश दिया। अगर मैं पहले 1000 को बेचने में सही था तो मुझे थोड़ा और निकालना चाहिए था। क्या हो सकता है? मेरे दोस्त को कायम रखा, जो मेरे नेतृत्व का पालन करने का मन नहीं बना सका। अगर मैंने उससे कहा होता कि मैंने यूपी को सुना है, नीचे जा रहा था, तो उसने मुझसे यह पूछे बिना उसे बेच दिया होता कि मैंने इसे किससे सुना है या क्यों। क्या हो सकता है? उसने फिर पूछा। 1,00,000 चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि उनमें से कोई भी होगा। मैं आपको कोई कारण नहीं बता सकता और मैं भाग्य नहीं बता सकता, मैंने उससे कहा। तो फिर तुम पागल हो, उन्होंने कहा। मेरा पागल? उस स्टॉक को बिना किसी कारण या कारण के बेचना। आप नहीं जानते कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्यों बेचना चाहता हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं चाहता हूँ। सब कुछ पसंद है। इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने 1 और 1000 बेच दिए। यह मेरे दोस्त के लिए बहुत ज्यादा था। उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया और कहा, यहाँ चलो, इस जगह से बाहर निकलो इससे पहले कि आप पूरा पूंजी स्टॉक बेच दें। मैंने अपनी भावना को संतुष्ट करने के लिए जितना आवश्यक था उतना बेचा था।
इसलिए मैंने पिछले 2000 शेयरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना उसका पालन किया। बेस्ट कारणों से भी बेचने के लिए यह मेरे लिए स्टॉक का एक बहुत अच्छा जग था। यह बिना किसी कारण के कम होना पर्याप्त से अधिक लग रहा था, खासकर जब पूरा बाजार इतना मजबूत था और किसी को भी बेयर पक्ष के बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे याद आया कि पहले के मौकों पर जब मुझे बेचने की उतनी ही इच्छा थी और मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास हमेशा पछताने के कारण थे। मैंने इनमें से कुछ कहानियां मित्रों को बताई हैं और कुछ लाखों को। और जिम फिस्क ने उसे देखा और कहा, आगे बढ़ो, करो, इसे कम बेचो और मुझे अपने अंतिम संस्कार में आमंत्रित करें। हाँ, मैंने बोला। और अगर उस आदमी ने इसे कम बेचा होता तो उस हत्या को देखो जो उसने किया होता। कुछ यूपी बेचो खुद, मैं नहीं। मैं उस तरह का हूं जो हवा और टाइड के खिलाफ नौकायन नहीं करने पर सबसे अच्छा पनपता है। अगले दिन जब पूरी रिपोर्ट आई तो बाजार में गिरावट शुरू हो गई, लेकिन फिर भी उतनी हिंसक रूप से नहीं जितनी होनी चाहिए। यह जानते हुए कि सूरज के नीचे कुछ भी एक बड़ा ब्रेक नहीं रोक सकता, मैंने 2 गुना कर दिया और 5000 शेयर बेच दिए। ओह, उस समय तक ज्यादातर लोगों के लिए यह स्पष्ट था और मेरे दलाल पर्याप्त रूप से तैयार थे। यह उनकी या मेरी लापरवाही नहीं थी, न कि जिस तरह से मैंने बाजार को आकार दिया। अगले दिन मेले के लिए बाजार लगना शुरू हो गया। भुगतान करने के लिए डिकेन्स थे। बेशक मैंने अपनी किस्मत को उस सब के लिए आगे बढ़ाया जो इसके लायक था। मैं फिर से 2 गुना हो गया और 10,000 शेयर और बेच दिए। यह एकमात्र नाटक संभव था। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था सिवाय इसके कि मैं 100% सही था और यह एक स्वर्ग भेजा अवसर था। इसका फायदा उठाना मेरे ऊपर था। मैंने और बेचा। क्या मैंने सोचा था कि शॉर्ट्स की इतनी बड़ी लाइन के साथ मेरे पेपर प्रॉफिट और संभवतः मेरे प्रिंसिपल को खत्म करने में ज्यादा रैली नहीं होगी? मुझे नहीं पता कि मैंने इसके बारे में सोचा था या नहीं, लेकिन अगर मैंने किया तो यह मेरे साथ ज्यादा वजन नहीं रखता था। मैं लापरवाही से नहीं गिर रहा था, मैं वास्तव में रूढ़िवादी तरीके से खेल रहा था। भूकंप को पूर्ववत करने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, है ना? वे टूटी फूटी इमारतों को रातों रात बहाल नहीं कर सकते थे। मुफ्त बिना कुछ लिए क्या वे ऐसा कर सकते थे? एज दुनिया में पैसा अगले कुछ घंटों में ज्यादा मदद नहीं कर सका, है ना? मैं आंख मूंद कर दांव नहीं लगा रहा था। मैं पागल बेर नहीं था। मैं सफलता या यह सोचकर नशे में नहीं था कि क्योंकि फ्रिस्को को नक्शे से बहुत अच्छी तरह से मिटा दिया गया था, पूरा देश कबाड़ के ढेर की ओर बढ़ रहा था। नहीं, वास्तव में मैंने घबराहट की तलाश नहीं की। खैर, अगले दिन मैंने सफाई की। मैंने $250,000 कमाए। यह उस समय तक की मेरी सबसे बड़ी जीत थी। यह सब कुछ ही दिनों में बन गया। गली ने पहले या 2 दिन भूकंप पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे आपको बताएंगे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले डिस्पैचेस इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट्स के प्रति जनता के व्यू को बदलने में इतना समय लगा। यहाँ तक अधिकांश भाग के लिए पेशेवर ट्रेडर्स भी धीमे और शॉर्ट साइटेड थे। मेरे पास आपको साइंटिफिक या बचकाना स्पष्टीकरण देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या किया और क्यों और इसका क्या हुआ। मैं कूबर के रहस्य से बहुत कम चिंतित था। इस तथ्य से कि मुझे इसमें से 1/4 मिलियन मिले, इसका मतलब था कि मैं अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लाइन को स्विंग कर सकता था। अगर इसके लिए समय आया तो उस गर्मी में मैं साराटोगा स्प्रिंग्स गया था। यह मेरे लिए एक छुट्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने बाजार पर नजर रखी। सबसे पहले, मैं इतना थका नहीं था कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए परेशान किया। और फिर, हर कोई जिसे मैं जानता था, उसमें एक्टिव रुचि थी या थी। हमने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बात की।
मैंने देखा है कि बात करने और ट्रेडिंग करने में काफी अंतर है। इनमें से कुछ लोग आपको उस बोल्ड क्लर्क की याद दिलाते हैं जो अपने जिद्दी मालिक से पीले कुत्ते के रूप में बात करता है जब वो आपको इसके बारे में बताता है। हॉर्डिंग ब्रदर्स का साराटोगा में एक ब्रांच ऑफिस था। उनके कई ग्राहक थे, लेकिन असली कारण, मुझे लगता है, विज्ञापन मूल्य था। एक रिजॉर्ट में एक ब्रांच ऑफिस का होना केवल हाई क्लास का बिलबोर्ड विज्ञापन है। मैं बाकी भीड़ के साथ अंदर जाकर बैठ जाता था। मैनेजर न्यूयॉर्क ऑफिस का एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जो दोस्तों और अजनबियों को खुशी देने के लिए और यदि संभव हो तो बिजनेस प्राप्त करने के लिए वहां मौजूद था। यह सभी प्रकार की टिप्स, घुड़दौड़, स्टॉक मार्केट और वेटर्स के सुझावों के लिए एक अद्भुत जगह थी। ऑफिस जानता था कि मैंने कोई नहीं लिया है, इसलिए मैनेजर नहीं आया और मेरे कान में कॉन्फिडेंशियली रूप से फुसफुसाया कि उसे न्यूयॉर्क ऑफिस से क्यूटी पर क्या मिला। उन्होंने केवल टेलीग्राम को यह कहते हुए पारित कर दिया, यह वही है जो वे भेज रहे हैं, या ऐसा ही कुछ। बेशक मैंने बाजार देखा। मेरे साथ कोटेशन बोर्ड को देखना और संकेतों को पढ़ना एक प्रक्रिया है। मेरा अच्छा दोस्त यूनियन पैसिफिक, मैंने देखा, ऊपर जा रहा था। कीमत अधिक थी, लेकिन स्टॉक ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो जमा हो रहा हो। मैंने इसे बिना ट्रेडिंग किए कुछ दिनों तक देखा, और जितना अधिक मैंने इसे देखा, मैं उतना ही आश्वस्त हो गया कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा रहा था जो कोई पिकर नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास न केवल एक बड़ा बैंक रोल था बल्कि जानता था कि क्या था क्या। बहुत चालाक एक्यूम्युलेशन, मैंने सोचा। जैसे ही मुझे इस पर यकीन हो गया, मैंने स्वाभाविक रूप से इसे खरीदना शुरू कर दिया, लगभग 160 पर। यह सभी हनकी अभिनय करता रहा, और इसलिए मैंने इसे खरीदना जारी रखा, एक क्लिप में 500 शेयर। जितना अधिक मैंने खरीदा, उतना ही मजबूत हुआ, बिना किसी उछाल के, और मैं बहुत सहज महसूस कर रहा था। मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा था कि उस स्टॉक को और अधिक क्यों नहीं जाना चाहिए। टेप पर मैंने जो पढ़ा, उसके साथ नहीं। अचानक मैनेजर मेरे पास आया और कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क से एक संदेश मिला है कि उनके पास एक सीधा तार है, यह पूछने के लिए कि क्या मैं ऑफिस में था, और जब उन्होंने उत्तर दिया हाँ, दूसरा यह कहते हुए आया, उसे वहीं रखो, उसे बताओ कि मिस्टर हॉर्डिंग उससे बात करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा, और यूपी के 500 शेयर और खरीदे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हॉर्डिंग मुझसे क्या कह सकता है। मुझे नहीं लगा कि यह बिजनेस के बारे में कुछ भी था। मैं जो खरीद रहा था उसके लिए मेरा मार्जिन पर्याप्त से अधिक था। बहुत जल्द मैनेजर ने आकर मुझसे कहा कि मिस्टर एड हॉर्डिंग मुझे लंबी दूरी के टेलीफोन पर चाहते हैं। हेलो एड, मैंने कहा, लेकिन उसने कहा, शैतान को तुम्हारे साथ क्या बात है? क्या तुम पागल हो? क्या आप? मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो? उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? वो सब स्टॉक खरीदना, क्यों? मेरा मार्जिन ठीक नहीं है। यह मार्जिन का मामला नहीं है, बल्कि एक सादा चूसने वाला होने का मामला है। मैं तुम्हें नहीं मिला। आप वो सब यूनियन पैसिफिक क्यों खरीद रहे हैं? यह ऊपर जा रहा है, मैंने कहा। ऊपर जा रहे हैं, नरक। क्या आप नहीं जानते कि अंदरूनी लोग इसे आपको खिला रहे हैं? आप वहां सबसे आसान निशान के बारे में हैं। आपको इसे टट्टू पर खोने में अधिक मजा आएगा। उन्हें बच्चे मत दो आप। कोई मुझसे मजाक नहीं कर रहा है, मैंने उससे कहा। मैंने इसके बारे में किसी आत्मा से बात नहीं की है, लेकिन वो मेरे पास वापस आया। जब भी आप उस स्टॉक में डुबकी लगाते हैं तो आप किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास अभी भी मौका है, तब तक बाहर निकलें। इस स्तर पर उस स्टॉक का लंबा होना एक अपराध है जब ये हाईबाइंडर इसे टन से बाहर निकाल रहे हैं। टेप कहता है कि वे इसे खरीद रहे हैं, मैंने जोर देकर कहा। लैरी,
मुझे दिल की बीमारी हो गई जब आपके आदेश आने लगे। माइक के प्यार के लिए एक चूसने वाला मत बनो। बाहर निकलो तुरंत। यह किसी भी मिनट खुले में फटने के लिए लायबल है। मैंने अपना कर्तव्य किया है। अलविदा। और उसने फोन काट दिया। एड हॉर्डिंग एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, असामान्य रूप से अच्छी तरह से सूचित और एक वास्तविक मित्र, उदासीन और दयालु। और इससे भी बढ़कर, मैं जानता था कि वो बातें सुनने की स्थिति में है। यूपी की अपनी खरीद में मुझे केवल स्टॉक के व्यवहार का अध्ययन करने के मेरे वर्षों और कुछ लक्षणों के बारे में मेरी धारणा थी, जो अनुभव ने मुझे सिखाया था। आमतौर पर पर्याप्त राइज के साथ जाना था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कंक्लूडेड निकाला होगा कि मेरे टेप रीडिंग ने मुझे बताया कि स्टॉक को अब्सॉर्ब किया जा रहा था, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों द्वारा बहुत चालाक हेरफेर ने टेप को एक कहानी बताई जो सच नहीं थी। शायद मैं उस दर्द से प्रभावित था जो एड हॉर्डिंग ने मुझे वो करने से रोकने के लिए किया था जो उन्हें इतना यकीन था कि मेरी ओर से एक बड़ी गलती होगी। न तो उनके दिमाग और न ही उनके इरादों पर सवाल उठाया जाना था। जो कुछ भी था जिसने मुझे उनकी सलाह का पालन करने का फैसला किया, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसका पालन करें। मैंने किया। मैंने अपना सारा यूनियन पैसिफिक बेच दिया। बेशक अगर उसका लंबा होना नासमझी थी तो उससे कम न होना भी उतना ही नासमझी थी। इसलिए अपने लंबे स्टॉक से छुटकारा पाने के बाद मैंने 4000 शेयर कम बेच दिए। मैंने इसमें से मोस्ट को 162 के आसपास रखा। अगले दिन यूनियन पैसिफिक कंपनी के निदेशकों ने स्टॉक पर 10% लाभांश की घोषणा की। वॉल स्ट्रीट में पहले तो किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। यह बहुत हद तक कोने कोने वाले जुआरियों के हताश युद्धाभ्यास जैसा था। सारे अखबार डायरेक्टरों पर झूम उठे, लेकिन वॉल स्ट्रीट की प्रतिभाओं ने अभिनय करने से हिचकिचाते हुए बाजार को उबाला। यूनियन पैसिफिक ने नेतृत्व किया और भारी लेनदेन पर एक नया उच्च रिकॉर्ड मूल्य बनाया। कमरे के कुछ ट्रेडर्स ने 1 घंटे में भाग्य बना लिया और मुझे बाद में एक डल स्पेशलिस्ट के बारे में सुना, जिसने एक गलती की जिसने उसकी जेब में $350,000 डाल दिए। उन्होंने अगले सप्ताह अपनी सीट बेच दी और अगले महीने एक सज्जन किसान बन गए। बेशक मुझे एहसास हुआ, जिस क्षण मैंने उस अभूतपूर्व 10% लाभांश की घोषणा की खबर सुनी, कि मुझे वो मिल गया जिसके मैं अनुभव की आवाज की अवहेलना करने और एक टिपस्टर की आवाज सुनने के लिए योग्य था। अपने स्वयं के विश्वासों को मैंने एक दोस्त के संदेह के लिए अलग रखा था, सिर्फ इसलिए कि वो उदासीन था और एक नियम के रूप में जानता था कि वो क्या कर रहा था। जैसे ही मैंने यूनियन पैसिफिक को नए उच्च रिकॉर्ड बनाते हुए देखा, मैंने खुद से कहा, यह मेरे लिए कोई कमी नहीं है। दुनिया में मेरे पास हॉर्डिंग के ऑफिस में मार्जिन के रूप में सब कुछ था। उस तथ्य के ज्ञान से न तो मैं प्रसन्न हुआ और न ही हठी हुआ। जो स्पष्ट था वो यह था कि मैंने टेप को ठीक ठीक पढ़ा था और एड हॉर्डिंग को अपने संकल्प को हिलाने देने के लिए मैं 9वां था। दोषारोपण का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे पास खोने का समय नहीं था, और इसके अलावा जो किया गया है वो किया गया है। इसलिए मैंने अपने शॉर्ट्स लेने का आदेश दिया। स्टॉक 165 के आसपास था जब मैंने उस ऑर्डर में 4000 यूपी में खरीदने के लिए बाजार में भेजा था। मुझे उस आंकड़े पर 3 अंकों का नुकसान हुआ था। ठीक है, मेरे दलालों ने इसके माध्यम से कुछ के लिए 172 और 174 का भुगतान किया था। जब मुझे अपनी रिपोर्ट मिली तो मैंने पाया कि एड हॉर्डिंग के नेक इरादे से हस्तक्षेप की कीमत मुझे $40,000 थी। एक आदमी के लिए अपने स्वयं के विश्वासों का साहस नहीं करने के लिए एक कम कीमत चुकानी पड़ती है। यह एक सस्ता सबक था। मैं चिंतित नहीं था, क्योंकि टेप ने कहा कि अभी भी ऊंची कीमतें हैं।
यह एक असामान्य कदम था और डायरेक्टर्स की कार्रवाई के लिए कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन मैंने इस बार वही किया जो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए 4000 शेयर खरीदने का पहला आदेश दिया, मैंने तय किया कि टेप ने जो संकेत दिया है उससे लाभ होगा और इसलिए मैं साथ चला गया। मैंने 4000 शेयर खरीदे और अगली सुबह तक उस शेयर को अपने पास रखा। फिर मैं बाहर निकला। मैंने न केवल उन $40,000 की भरपाई की जो मैंने खो दिए थे, बल्कि इसके अलावा लगभग $15,000 भी कमाए थे। अगर एड हॉर्डिंग ने मुझे पैसे बचाने की कोशिश नहीं की होती तो मैं एक हत्या कर देता। लेकिन उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सेवा की, क्योंकि यह उस कड़ी का सबक था। मेरा दृढ़ विश्वास है, एक ट्रेडर के रूप में मेरी शिक्षा पूरी हुई। ऐसा नहीं था कि मुझे केवल झील के सुझावों को सीखने की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने स्वयं के झुकाव का पालन करना था। यह था कि मुझे अपने आप में विश्वास प्राप्त हुआ और मैं अंततः ट्रेडिंग की पुरानी मेथड को दूर करने में सक्षम हो गया। साराटोगा का वो अनुभव मेरा आखिरी बेतरतीब हिट या मिस ऑपरेशन था। तब से मैंने व्यक्तिगत स्टॉक के बजाय बुनियादी स्थितियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने अटकलों के कठिन स्कूल में खुद को एक उच्च ग्रेड में प्रमोटेड किया। यह एक लंबा और कठिन कदम था,